सब्जेक्ट है हमारा इनकम टैक्स और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। और ये बुक हमारे सामने थी डॉक्टर गिरीश आहूजा। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक छोटा सा ब्रीफ समझाने की कोशिश की थी कि आखिरकार जो इनकम टैक्स का लॉ है उसमें सिटीजनशिप ना यूज करके क्यों रेजिडेंशियल स्टेटस यूज करना पड़ा। मैंने आपको कॉमन सेंस से ये बात समझाई थी। आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर कहूंगा पुराने वाली वीडियो सुन लो। अच्छा सर, भारत सरकार ने लेना है इनकम के ऊपर टैक्स और भारत सरकार कहती है इनकम या तो कोई व्यक्ति इंडिया में कमाएगा या फिर वो व्यक्ति हो सकता है विदेश में इनकम कमाए। भारत सरकार ने टैक्स लेना है तो भारत सरकार ने कहा कि इसके लिए ना हम क्या करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस का एक लॉ बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कोई पर्सन या तो रेजिडेंट निकलेगा या फिर नॉन रेजिडेंट निकलेगा। इसे हम बाद में जाके और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अभी सिंपल रखते हैं कि कोई व्यक्ति या तो रेजिडेंट निकलेगा या फिर नॉन रेजिडेंट निकलेगा। अच्छा, मैं तो बताना ही भूल गया, मैं गगन कपूर, क्योंकि अभी तो बच्चे हो सकता है कुछ हमें जानते ही नहीं है। हाँ, तो मेरी लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बात बताई थी कि क्या फर्क पड़ रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस से। तो रिकॉल करवा देता हूं। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट हुआ तो वो अगर इंडिया में इनकम कमाएगा तो उस पर भी टैक्स देगा और फॉरेन में जो इनकम कमाएगा उस पर भी इंडिया में टैक्स देगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई पर्सन उसका स्टेटस निकल के आता है रेजिडेंट तो वो इंडिया में जो इनकम कमा रहा है उस पर भी भारत सरकार को टैक्स देगा और जो विदेश में इनकम कमा रहा है उस पर भी भारत सरकार को टैक्स देगा। अच्छा सर, अगर कोई पर्सन निकल आता है नॉन रेजिडेंट तो फिर सरकार कहती है कि वो इंडिया में जो इनकम कमाएगा उस पर भारत सरकार टैक्स लेगी, जो विदेश में वो इनकम कमाएगा उस पर भारत सरकार उससे टैक्स नहीं लेगी। अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि रेजिडेंट के केस में और आगे फर्दर ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, डीम्ड होता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है सर। अब लास्ट क्लास में या यूं कहें जो आपकी और हमारी थोड़ी सी जान पहचान के लिए वीडियो बनी थी उसमें मैंने आपको एक कॉमन सेंस की बात बताई थी, लेकिन अब मैं आपके साथ स्पेसिफिक लॉ पढ़ूंगा। नाउ लॉ पढ़ने के लिए पहले मैं रेजिडेंशियल स्टेटस का लॉ पढ़ूंगा जो कि सेक्शन नंबर 6 में लिखा हुआ है। मैंने बताया था ये बुक कौन सी है, ये बुक है हमारी डॉक्टर गिरीश आहूजा। सब्जेक्ट बहुत लेंदी है और बुक में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो आप एक प्लेन रीडिंग करके समझ सकते हैं। इसलिए मैं अपना फोकस उन पॉइंट्स के ऊपर लगाऊंगा जो लॉ में लिखे हुए हैं और आपको समझने में, अकेले समझने में दिक्कत होगी, मैं वो समझाऊंगा। यानी ये जो बेसिक रूल्स फॉर डिटरमिनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी, ये जो लिखा है ये मैं आपकी रीडिंग के लिए छोड़ देता हूं। बस इसे आपने रीड करना है, बस रीड कर लेना है, इसको रटना नहीं है। कहीं पता चले कि स्टूडेंट इसको रटने लग जाए, रटने वाली बात अभी आएगी तो मैं बता दूंगा कि इसको रट लेना, याद कर लेना। तो ये जो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, बेसिक रूल्स फॉर डिटरमिनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस, इन सबको आप एक बार पढ़ लेना। मैं इसके आगे चलता हूं। जब मेरा लॉ स्टार्ट होता है तो मेरा लॉ स्टार्ट होता है सेक्शन 6 की मदद से। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ना अपने नोट्स भी दिखाता रहूंगा बीच बीच में, तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ये देखिए, क्योंकि नोट्स में हम बात सिर्फ ना प्रिसाइजली करते हैं, बातें कंसाइज हो जाती हैं, तो थोड़ा सा स्टूडेंट के माइंड में माइंड मैपिंग हो जाती है और उसे याद करने में आसानी होती है। ये हमारा लॉ है रेजिडेंशियल स्टेटस का, जो कि सेक्शन 6 में लिखा है। सेक्शन 5 में लिखा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस।
चैप्टर नंबर 1 में हमने बताया था कि इनकम टैक्स जो लगता है वो पर्सन के ऊपर लगता है और पर्सन की बहुत वाइड डेफिनेशन दी हुई है, इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस भी थोड़ा सा वाइड है। तो वो कहता है कि गगन रेजिडेंशियल स्टेटस जो सेक्शन 6 में निकालना है उसमें एक बार तो समझना पड़ेगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, फिर सीखना पड़ेगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ बाकी बचे हुए लोग। तो सेक्शन 6 में कई सारे सब सेक्शंस हैं, आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस ये मैंने माइंड मैपिंग के लिए बना दिया कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन सेक्शन 6 की स्टार्टिंग होगी सेक्शन 6(1) से, और सेक्शन 6(1) इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा। आज की क्लास में 6(1) ही पढ़ पाएंगे, लेंदी लॉ है ना थोड़ा सा, 6(1) का लॉ लेंदी है, आज क्लास में वही पढ़ पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम 6(1)(a) और 6(6) की भी बात आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ना बुक से भी दिखाता चलता हूं। तो वो कह रहे गगन आपने क्या करना है, आज आपने पढ़ाना है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। मैं सिर्फ 6(1) ही आज कवर कर पाऊंगा, और इसमें वो कहते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस जब आप निकालेंगे इंडिविजुअल का तो वो रेजिडेंट भी हो सकता है, डीम्ड टू बी रेजिडेंट हो सकता है और नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तो एक ये डीम्ड टू बी रेजिडेंट अभी बीच में आ गया, तो इसको घबराना नहीं। अभी हम सिंपल सी बात करेंगे, क्या कोई व्यक्ति रेजिडेंट है या नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। ओके, इसके बाद वो आगे की बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं, कुछ भी मत देखिए। और इनकम टैक्स का एक्ट जब हम उठा के देखते हैं और इनकम टैक्स एक्ट से पूछते हैं कि बताइए एक इंडिविजुअल व्यक्ति कब रेजिडेंट होगा, तो यहां लिखा है व्हेन एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। ये वो है जो कि आपको लर्न करना है। जब क्वेश्चन आएगा तो ये लॉ हमें याद होना चाहिए। अभी मैं आपको समझाता हूं, आपको पढ़ते पढ़ते ही ये आधा लॉ याद हो जाएगा। When an individual is said to be resident in India, कब ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति रेजिडेंट इन इंडिया है, और हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की। तो ये लॉ एचयूएफ या फर्म या कंपनी के केस में नहीं लगेगा, वहां पे लॉ ने अलग तरीके से लिखा है। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, एक व्यक्ति को इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा इफ ही सेटिस्फाइज, अगर वो संतुष्ट कर दे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस। एक व्यक्ति को कब रेजिडेंट माना जाएगा, जब वो सेटिस्फाई कर दे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस। यानी सरकार कह रही है कि गगन दो शर्तें हम बता रहे हैं, दोनों में से एक भी शर्त अगर उस व्यक्ति पर लागू हो गई तो हम मान लेंगे वो क्या है, रेजिडेंट। और ये दो शर्तें आपको याद करनी है। ओके, नाउ शर्त नंबर 1 है कि वो इंडिविजुअल भारत में था फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ये हमारी पहली शर्त है। पहले हमें कहा गया गगन अगर वो सेटिस्फाई कर देगा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस, यानी दो शर्तें बताएंगे, दोनों में से एक भी पूरी कर दे तो रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है सर, वो दो शर्तें क्या हैं? उसमें से पहली शर्त है कि क्या वो साल में 182 डेज या मोर इंडिया में था। समझिए, हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर किसको बोलते हैं? जिस ईयर की इनकम की बात होती है। क्या पूरे साल में, आपको पता है जनरली साल में 365 दिन होते हैं, तो उन्होंने रूल लगाया कि 182 डेज या मोर। तो मुझे बताइए अगर कोई पर्सन 182 डेज तक इंडिया में है, अगर कोई व्यक्ति 182 डेज तक इंडिया में है तो क्या वो रेजिडेंट कहलाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि लॉ में लिखा है 182 डेज पर भी रेजिडेंट है
और 182 डेज से ज्यादा होने पे भी रेजिडेंट है, तो 182 डेज में भी वो क्या कहलाएगा? रेजिडेंट कहलाएगा। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। वो कहते हैं गगन सर ऐसा हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल भारत में 182 डेज रहा हो और विदेश में फिर वो 183 डेज रहा हो, और आजकल आपको पता है कि सब देशों के कानून लगभग सिमिलर हैं, तो जिस देश में वो 183 डेज रहा होगा वहां का भी कानून कुछ ऐसा ही चल रहा होगा कि अगर वो 182 डेज तक वहां पर है तो उसको वहां भी रेजिडेंट बनाएंगे, तो आप उसे इंडिया का भी रेजिडेंट बनाओगे, आप उसे विदेश का भी रेजिडेंट बनाओगे। तो सरकार कहते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे अपने देश के कानून से मतलब है। और हाँ, ये सच है कि किसी व्यक्ति के केस में ऐसा हो सकता है, दुर्घटना हो जाएगी कि वो एक से ज्यादा देशों में रेजिडेंट बन रहा होगा, लेकिन हम तो इंडिया के लॉ की बात करेंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा सर, हमारा एक सवाल और है। मैंने कहा बोलो। सर, कोई व्यक्ति मिस्टर एक्स भारत में प्रीवियस ईयर में केवल 181 डेज तक ही भारत में था, उसका पासपोर्ट बता रहा है कि वो 181 डेज तक भारत में था, क्या वो रेजिडेंट होगा? तो हम कहेंगे कंडीशन ए के हिसाब से तो नहीं होगा, कंडीशन ए के हिसाब से नहीं होगा, बी के हिसाब से हो सकता है, तो बी कंडीशन अभी हमने पढ़ी नहीं है। तो पहली कंडीशन बहुत ही सरल है, उस व्यक्ति से पूछो भैया अपना पासपोर्ट दिखा और हमें बता तू भारत में कितने दिन था कितने दिन नहीं था, दिन गिनना है, एक गणित लगाना है, दिन गिनना है और जोड़ो। अगर वो 182 डेज तक या उससे ज्यादा भारत में था तो हम उसे क्या कहेंगे? रेजिडेंट इन इंडिया। बताइए जी, क्या पहली वाली कंडीशन आपको क्लियर हो गई? बोलिए। एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो पहली कंडीशन को पूरी कर दे, और पहली कंडीशन है कि वो 182 डेज या उससे ज्यादा दिनों के लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में भारत में था। और अभी मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या चलेगा? 23-24। ओके, हमें क्वेश्चन फैक्ट बताएगा कि वो कब इंडिया में आया, कब इंडिया से गया, डेज काउंट करने हैं, और जब डेज काउंट करेंगे तो बता देंगे। अच्छा, डेज काउंट करते हुए आपके माइंड में कुछ सवाल आएंगे, उन सवालों को यहां पर आपने एक बार रीड कर लेना है, इनको रटना नहीं है, इनको रीड कर लेना है। ओके, ये क्या कहता है? ये कहता है कि कभी भी ये मत देखना कि स्टे कंटिन्यूअस था या नहीं था, ठीक है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो भारत में एक ही जगह पर रहा हो, अलग अलग जगहों पर रहा हो, तो अलग अलग जगहों को भी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं जब आप दिन गिनेंगे तो याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चा गलती कर देता है, कि एक इंडिविजुअल जब भारत में आएगा, वो कह रहे मेरी फ्लाइट लैंड की थी इंडिया में शाम को 5 बजे, तो मैं आधा दिन बाहर था, और आधा दिन में जब इंडिया में पहुंचा तो मेरा आधा दिन तो बीत चुका है। तो लॉ कहता है गगन, वो व्यक्ति जिस दिन इंडिया में एंटर करेगा और जिस दिन वो इंडिया से जाएगा, इन दोनों दिन वो ये दलील देगा कि मैं तो आधा दिन इंडिया में था, फिर आधा दिन जब गया तब भी इंडिया से बाहर था। तो लॉ कह रहे हैं गगन, तुम आने वाले दिन को भी काउंट कर लेना और जाने वाले दिन को भी काउंट कर लेना। मैं इसका मतलब समझाता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति इंडिया में आया 10 मई को इंडिया में आया, और उसके बाद वो 20 मई को इंडिया से चला गया। आपसे कहा गया सवाल में डेज काउंट करो, तो आपने 10 को भी काउंट करना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो टोटल नंबर ऑफ डेज मेरे पास बन रहे हैं 11। गलती ना हो जाए, जिस दिन भारत में आया, भले शाम को आया भले रात को आया, वो वाला दिन भी काउंट होगा इंडिया में पूरा, और जिस दिन वो भारत से गया था, भले एक ही घंटे के लिए चला गया हो, वो भी दिन पूरा का पूरा काउंट होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ना हमें घंटे नहीं दिए होते, वो कितने घंटे इंडिया में था जब वो आया, जब वो गया तो कितने घंटे था। अगर घंटे दिए हुए होंगे
तो फिर 24 घंटों को एक दिन माना जाता है। लेकिन थ्योरेटिकली सवालों में बच्चों को तंग नहीं किया जाता, सिंपल रूल लगाया जाता है कि जिस दिन आया है उसे भी काउंट कर लो, जिस दिन गया है उसे भी काउंट कर लो। एक पर्सन इंडिया में 182 डेज ये मिनिमम है, अगर वो पाया गया था तो उस प्रीवियस ईयर के लिए वो रेजिडेंट बन जाता है। अब आइए दूसरी कंडीशन। हमारी ये जो पहली कंडीशन थी ये बहुत सरल कंडीशन है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो भी आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर बन रहा है उस पीरियड में उसका स्टे 182 डेज या उससे अधिक था तो वो रेजिडेंट बन गया। ये एक कंडीशन बहुत सिंपल होती है। बच्चे को बी कंडीशन समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। बी कंडीशन कहते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है कोई पर्सन खाली 110 दिन तक भारत में रहा हो, यानी 182 डेज पूरा नहीं कर रहा, तो वो कहते हैं गगन फिर हम एक दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, जो कंडीशन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के साथ साथ पीछे के 4 और प्रीवियस ईयर्स को इंक्लूड करके बनेगी। यानी इसमें आपको 5 सालों तक का स्टे चेक करना पड़ेगा, यानी कि 22-23, 21-22, 20-21 और 19-20। यानी बी कंडीशन के अंदर मुझे 5 सालों का डेटा चेक करना पड़ेगा। क्या कहती है बी कंडीशन, अब पढ़िए। बी कंडीशन कहती है कि क्या वो भारत में 60 दिन, भारत में क्या वो 60 दिन था रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में? तो वो कहते हैं गगन ये बताओ क्या वो 60 डेज या उससे अधिक पीरियड के लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में था? अगर था तो जवाब देने की जल्दी मत करना, आंसर निकालने की जल्दी मत करना, साथ में यह चेक करना कि उसके पीछे के 4 सालों में 365 डेज और मोर क्या उस पीरियड में भी था? साथ ही साथ 365 डेज और मोर वो इन 4 सालों में भी था। यानी अब 5 सालों का डेटा चेक करो, पढ़िए। कंडीशन नंबर 2 कहती है ही इज इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर था उसमें क्या वो 60 दिन या उससे ज्यादा था? अगर हां तो एंड वर्ड का यूज हो रहा है, तो साथ में ये भी चेक करो ही हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर्स। और ये 4 प्रीवियस ईयर कौन से होंगे? रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के इमीडिएटली पीछे के 4 साल। यानी कंडीशन नंबर 2 चेक करने के लिए मुझे 5 सालों तक का डेटा चेक करना पड़ता है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, तो क्वेश्चन करने में कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा लॉ और पढ़ दूं, लॉ तो मैं और पढ़ दूं। बच्चे कह रहे हैं कि सर देखो हम अभी अभी पढ़ना शुरू हुए हैं, ज्यादा तंग करोगे तो भाग जाएंगे, पहले इस बात का एक क्वेश्चन कराओ ताकि हमारे माइंड में ये 2 कंडीशन तो बैठ जाएं। मैंने कहा अच्छा जी चलो, अभी तो बेसिक सी बात कर रहे हैं, बच्चों को एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़वा देते हैं। ओ ये रहा क्वेश्चन। A citizen of USA has been staying in India since 2002. वो कह रहे गगन कोई यूएस में पैदा हुआ था व्यक्ति और वो 2002 से भारत में आ गया और वहीं पर रह रहा है, हर साल रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भारत छोड़ के चला गया 16 जुलाई 2023 को यूएसए में अपने परिवार के लोगों से मिलने गया होगा और वापस आता है 4 जनवरी 2024 को। तो ये बताओ उसका रेजिडेंशियल स्टेटस 23-24 में कैसा रहा होगा? ठीक है, ये लीजिए 16/7/2023 को वो इंडिया से बाहर जाता है और 4 जनवरी 24 को इंडिया में रिटर्न वापस आता है। यानी कि 1/4
23 से लेकर और यहां पर 31 मार्च 24 तक, इस पीरियड वो इंडिया के अंदर था। ठीक है, आइए जी चेक करते हैं। अप्रैल में कितने डेज होते हैं? 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में 15 दिन तो वो पूरा रहा होगा। 16 ऑफ जुलाई को वो भारत से चला गया। अब बताइए, मैंने आपको जनरल लॉ पढ़ाया था, बताइए 16 जुलाई काउंट करूं या नहीं करूं? करिए सर। लॉ कहता है जिस दिन वो भारत से जाएगा उसको भी काउंट कर लो, और जिस दिन वो भारत में वापस आएगा उसको भी काउंट कर लेना। तो उसके बाद जुलाई में चला गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बाहर रहा, फिर क्या हुआ? जनवरी 24 में लौट के आ गया। जनवरी 24 में कितने नंबर ऑफ डेज थे? 31। 4th ऑफ जनवरी को वापस आता है। क्या 4th ऑफ जनवरी को यह माना जाएगा कि वो इंडिया में था? यस। यानी वो कितने दिन नहीं था? 1st, 2nd और 3rd, 3 दिन नहीं था। तो 31 में से 3 दिन माइनस कर दो, यानी जनवरी में वो 28 डेज तक इंडिया में था। फरवरी में लीप ईयर हो गया तो 29 डेज रहेगा। मार्च में 31 डेज। तो ये टोटल कीजिए, ये हुआ 6 and 1 7, 3 3 9 और 1 10, यानी इस पीरियड में 107 डेज था, और इस पीरियड में 1 कैरी 2 1 3 3 and 2 5 and 3 8, यहां पर वो 88 डेज था। तो टोटल 107 प्लस 88 डेज, 5 1 कैरी 195 डेज, यानी वो प्रीवियस ईयर 23-24 में 195 डेज था। दोबारा दिखाता हूं, मेरी पहली कंडीशन क्या कहती है? हमारी कंडीशन नंबर 1 ये कहती है, अब देखो ये मैंने शॉर्ट में लिखा कि क्या वो इंडिविजुअल 182 डेज या उससे अधिक पीरियड के लिए भारत में था? हां सर था। तो यानी उसने कंडीशन नंबर 1 को फुलफिल कर दिया। मुझे बताइए, सोच के बताइए, क्या कंडीशन नंबर बी चेक करूं? आंसर इज नो, क्योंकि लॉ कहता है कोई एक शर्त पूरी कर देने से ही वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो पहली शर्त पूरी करते ही वो रेजिडेंट बन गया, दूसरी शर्त को देखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आंसर में क्या लिखा है, एज ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो ही हैज सेटिस्फाइड फर्स्ट कंडीशन, देयरफॉर ही इज रेजिडेंट, एंड इन दिस केस वी नीड नॉट एग्जामिन सेकंड कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो वो सेटिस्फाई कर चुका है। वेरी वेरी गुड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2.3। ओके, आर एक जर्मन नेशनल है, कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ईयर 1920। वो 1920 में पहली बार भारत में आया। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920, 2021, 21, 22, 22, 23 कई सालों की वो डेटा बता रहे हैं। कह रहे वो भारत में, गगन हम निकाल के दे रहे हैं, 156 डेज, 72 डेज, 183 डेज, 161 डेज तक भारत में था। ओके, ये सारे मेरे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के पीछे के साल हैं। फर्दर जो मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 23-24, उसमें वो केवल 84 डेज तक ही इंडिया में था। वो कह रहे गगन अब उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल के बताओ। ठीक है, आइए जी, अपने मन में दोहराना है। मुझसे पूछा गया कि क्या आर रेजिडेंट है? मैंने कहा भाई उसे एक कंडीशन, मिनिमम एक कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी है। आप इसे कह सकते हैं एनी वन कंडीशन। पहली कंडीशन कहती थी कि 23-24 जो कि मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, उसमें वो 182 डेज तक इंडिया में होना चाहिए, जो कि वो नहीं था। क्वेश्चन कह रहा है वो तो केवल 84 डेज तक था,
यानी पहली कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की। बोलो कोई दिक्कत? सिंपल है। अगर वो पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पाता तो बी कंडीशन में मुझे 5 सालों का डेटा चेक करना है। बी कंडीशन कहती है गगन सर 23-24 में 60 डेज होना चाहिए और साथ ही साथ पीछे के और 4 साल चेक करो, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20। इन 4 सालों में 365 दिन। ये दोनों की दोनों कंडीशन मिल करके अगर पूरी हो जाएंगी तो बी कंडीशन पूरी हो जाएगी। ठीक है, आइए जी चेक करते हैं। वो 23-24 प्रीवियस ईयर में था 84 डेज, तो यहां पर वो था 84 डेज। ठीक है, उसके बाद पीछे के 4 सालों में 156, यहां पर था 156, यहां पर था 72, 183 और 161, 183 और 161। इन सब का टोटल चेक करो, 314, 4 and 2 6 and 6 और 6 12, 1 कैरी, 7 8 और 7 15, 22 27, 2 कैरी, 2 1 3 4 1 5। यानी कि वो पिछले 4 सालों में इंडिया में 572 डेज तक था। अब मुझे बताइए क्या वो बी कंडीशन फुलफिल कर रहा है? आंसर इज यस। उसने ये और ये दोनों कंडीशन फुलफिल की हैं, इसलिए वो बी कंडीशन पूरी कर रहा है। अगर यहां पर वो केवल 272 डेज के लिए ही होता तो मेरी ये वाली कंडीशन फुलफिल ना हो पाती, तब मैं कहता कि मेरी बी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। तो अब मैं कहूंगा हाँ, वो बी कंडीशन की वजह से क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। आइए आंसर चेक कीजिए। आंसर जब भी रेजिडेंशियल स्टेटस का लिखेंगे तो आपको लॉ लिख के बताना पड़ेगा, इसलिए आप लिखेंगे कि उसका प्रीवियस ईयर में स्टे था 84 डेज और उसके 4 प्रीवियस ईयर में था 572, और ये दोनों बातें मिलकर बी कंडीशन को पूरी कर रही हैं। सिंस ही इज सेटिस्फाइंग कंडीशन नंबर बी, सो ही इज रेजिडेंट इन इंडिया। अच्छा जी, आपने कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2, ये दोनों की दोनों कंडीशंस आपने याद करनी है। ए और बी, ये दोनों कंडीशंस आपने याद करनी है। चलिए अब जाते जाते बताता हूं कि गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन में या कुछ सिचुएशंस में ये जो कंडीशन नंबर 2 है इसमें चेंज कर दिया। आइए पढ़ते हैं क्या वो कहते हैं कि 2 एक्सेप्शंस हैं, पढ़ लीजिए। पहला कंडीशन है कि अगर कोई इंडिविजुअल जो कि भारत का नागरिक है, अगर वो भारत छोड़ के जा रहा होगा फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो ये जो कंडीशन नंबर 2 है, ये कंडीशन नंबर 2 उसके लिए हटा ली जाएगी। अगर कोई इंडिविजुअल भारत का नागरिक है और वो विदेश में एम्प्लॉयमेंट के पर्पस से जा रहा है, तो कंडीशन नंबर बी को मत देखना, केवल कंडीशन नंबर ए को देखना। यानी केवल 182 डेज होंगे तो ही रेजिडेंट होगा, 182 डेज से कम होंगे तो वो रेजिडेंट नहीं होगा। ओके। दूसरा, इंडिविजुअल हु इज सिटीजन इन इंडिया and who leaves India in any previous year as a member of crew of Indian ship। अगर आप भारत की किसी समुद्री जहाज में नौकरी करते हैं एज अ क्रू मेंबर, तो आपके लिए भी ये जो सेकंड कंडीशन है ये नहीं देखी जाएगी। तो 2 लोगों के लिए पहले सेकंड कंडीशन नहीं देखी जाएगी। पहला कौन? बोलिए पहला कौन? अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत से बाहर जा रहे हैं। क्लियर? दूसरा, भारत के सिटीजन है और आप इंडियन शिप के अंदर एज अ मेंबर ऑफ क्रू
काम करते हैं तो आपके लिए भी कंडीशन नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं होगी। ये दो बिल्कुल सीधी कंडीशन है। एक कंडीशन और भी है। तीसरे केस में वो कहते हैं कि अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि या तो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी अब जो मैं कंडीशन पढ़ने जा रहा हूं वो दो लोगों पे अप्लाई हो रही है, दो कैटेगरीज पर अप्लाई हो रही है, भारत के नागरिकों के ऊपर भी और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के ऊपर भी। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब यह है जो लोग उन लोगों के वंशज हैं जिनका जन्म भारत के डिवीजन से पहले भारत में हुआ था। अब जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरा बर्थ डिवीजन के बाद का है, मेरे फादर का बर्थ डिवीजन से पहले का है, यानी 1947 से पहले जब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही होता था, उसमें जो लोग रहते थे उनके जो बच्चे होंगे वो कहलाएंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, तो भारत के नागरिक है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अब क्योंकि हम तो पार्टीशन के बाद इंडिया में ही रह रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी इंडिया में थे, जब भारत एक था डिवीजन खत्म इंडिया में आ गए। लेकिन वो लोग जो डिवीजन के बाद आज के पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहते हैं उन्हें हम नाम दे रहे हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर वो भारत में आते हैं, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, अगर वो भारत में आते हैं तो गवर्नमेंट कह रही है अगर उनकी विदेशों की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो उनके ऊपर भी सेकंड कंडीशन लागू नहीं होगी। लेकिन सर अगर उनकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा हुई तो सेकंड कंडीशन उनके ऊपर लागू होगी। केवल यहां पर 60 डेज की जगह 120 डेज का पीरियड अप्लाई कर दिया जाएगा। और ये बात गवर्नमेंट ने 2020 से एप्लीकेबल करा रखी है। ओके, तो आज मैं यहीं पर रुकता हूं। आपने क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का लॉ आपने पढ़ना है। बुक है तो ठीक है, बुक नहीं है तो स्क्रीन के ऊपर अभी मैंने दिखा दिया है, यहां से आपको पढ़ के रिकॉल करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। ओके, रिवाइज कीजिएगा। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए हैं, उनको रिकॉल कीजिएगा। उसमें आपको कंडीशन नंबर 1 और 2 दोनों अच्छे से समझा दी। कंडीशन नंबर 1 बहुत आसान होती है, केवल उसमें एक ही साल के नंबर ऑफ डेज चाहिए, लेकिन कंडीशन नंबर 2 में हमें 5 सालों के नंबर ऑफ डेज चेक करने पड़ते हैं, एक तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर और एक उसके पीछे के 4 प्रीवियस ईयर। इसको रिवाइज कीजिएगा और इसको याद करिएगा, बार बार याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। ठीक है सर, टाटा, बाय बाय, सी यू। हाँ, जल्दी से क्लासेस ज्वाइन कर लो। सारी की सारी क्लासेस में इस तरीके से ट्रायल के तौर पे फ्रीली अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा भाई, मुझे भी अपना घर बार चलाना है। और मैंने स्कीम बता रखी है कि 15 अगस्त तक मनी डिपॉजिट करोगे तो 5000 फी रहेगी, उसके बाद डिपॉजिट करोगे तो फीस बढ़ सकती है। हाँ, अच्छा, वीडियो सुन लेते हो, कमेंट में कुछ लिख दिया करो, घबराते क्यों? लिख दिया करो कि सर हाँ पढ़ाया तो समझ में आया कि नहीं आया, या ये लिख दिया करो कि सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दो, थोड़ा सा स्लो पढ़ा दो, ये तो लिख सकते हो। चलिए देखते हैं कमेंट्स आते हैं कि नहीं आते।